बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी सेकंड का पाठ 3 शब्द विचार। पाठ 3 है शब्द विचार। इससे पहले पाठ में हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। ठीक है, जो भाषा में सबसे छोटा होता है वर्ण, ठीक है, और वर्ण से बड़ा क्या होता है शब्द। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में शब्द क्या होता है, कैसे बनते हैं और ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि वर्ण भाषा की प्रथम एवं सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जैसे कि ए या ये कै, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी प्रकार शब्द भी भाषा की दूसरी प्रमुख इकाई है। पहले नंबर पर सबसे छोटा वर्ण होता है, इसके बाद में वर्ण से बड़ा होता है शब्द। शब्दों के बिना भाषा की रचना नहीं हो सकती। यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन पर व्याकरण के नियम लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, शब्द को ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। लेकिन कब, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लिखा जाता है तब हम उसको कहते हैं पद, और वाक्य से अलग रहता है शब्द तो अब उसको हम कहेंगे शब्द। और शब्दों के प्रत्येक अक्षर को अलग कर दिया जाए, ध्वनि को अलग कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं वर्ण। तीन चीज़ हो गई ये, वर्ण, शब्द और वाक्य। जैसे कि देखिए उदाहरण है कार, ठीक, गुब्बारा, बकरी। ये देखिए कार एक शब्द है और ये इन वर्णों से मिलकर के बना है। गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा जो शब्द है इन अलग अलग वर्णों से मिलकर के बना है। बकरी इन वर्णों से मिलकर के बना है बकरी। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ देते हैं और वह कोई अर्थ देने लगता है तब वह शब्द कहलाता है। शब्द कब कहलाएगा, जब हम वर्णों को जोड़ देंगे, कई वर्णों को एक जगह मिला देंगे और उससे कुछ अर्थ निकलता हो तब वह शब्द कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हमने उल्टे सीधे कोई वर्ण कैसे भी जोड़ दिया तो वह शब्द बन जाएगा। जैसे कार है, जैसे कि कार, इसमें कैसे जोड़ेंगे, कै आ रै, इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, तब ये बनेगा शब्द। और ऐसे जोड़ देंगे, पहले रै जोड़ दो, फिर कै जोड़ दो, फिर आ जोड़ दो, तो क्या हो गया, रखा। इसका कोई अर्थ नहीं होता तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, शब्द क्या होगा, कार, जिसका कुछ अर्थ बने। ठीक, गुब्बारा, अगर इसको सही क्रम में जोड़ेंगे इसके वर्णों को तब बनेगा गुब्बारा। उल्टे सीधे क्रम में जोड़ देंगे तो इसका कुछ अर्थ नहीं होगा, तब ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द कब कहलाएगा, जब इसका कुछ अर्थ हो। आगे देखते हैं शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दों को 4 तरह से हम बांट सकते हैं। कैसे, बनावट के आधार पर। बनावट मतलब ये किस तरह से बने हैं, कैसे, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया हो इस तरह से, या केवल ये वर्णों से मिलकर ही बने हों, या इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसकी बनावट के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब ये शब्द कहाँ से आए हैं, किसी दूसरी भाषा से तो नहीं आए, या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके आधार पर। और अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इन 4 आधारों पर हम शब्दों को बांट सकते हैं। पहला आधार है शब्दों का बनावट के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो किसी विशेष अर्थ को बताएं, किसी वस्तु के बारे में बताएं, किसी प्राणी के बारे में बताएं विशेष,
ठीक है, विशेष अर्थ निकलता हो और उसके हम अगर चाहें दो शब्दों में अलग अलग ना बांट सकें, एक ही शब्द को दो शब्दों में ना बांट सकें, ऐसे जो शब्द होते हैं वह कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर, घर के अगर दो टुकड़े कर देंगे, घे अलग हो गया, रे अलग हो गया, तो ये क्या दो अलग शब्द हो गए? नहीं हुए, ना ही इनके अलग अलग कुछ अर्थ बनते हैं। तो जो इस तरह के शब्द होते हैं जिनको हम दो अलग अलग शब्दों में नहीं बांट सकते हों, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर, फूल, फल, दिन, रात, माता, पिता, ये जो शब्द हैं एक जो सिंगल शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर नहीं बने हुए होते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। आगे है यौगिक शब्द। यौगिक, देखिए यौगिक में है योग माने क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो जो शब्द जुड़ करके बने हों, किससे? दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से जो जुड़ करके बने हों, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे है पाठशाला। अब देखिए इसमें से पाठशाला है, ये पाठ प्लस शाला है ना, दो शब्द हो गए। और है जैसे पुस्तकालय, क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय, आलय यानी कि घर, किसका घर? पुस्तक का घर। तो इस तरह से जो दो शब्दों को मिलाकर के बनते हों, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर के बनते हों, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए विशेष अर्थ यहाँ पर भी है और विशेष अर्थ यहाँ पर भी है। ये भी किसी एक वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होता है, ये भी किसी एक वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तब होगा रूढ़ शब्द। लेकिन यहाँ पर उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। योग रूढ़ में टुकड़े क्यों होंगे? क्योंकि ये योग भी है और रूढ़ भी है। रूढ़ मतलब जो विशेष अर्थ का बोध कराए और योग का अर्थ होता है जो जुड़ करके बना हो। ऐसे शब्द जो जुड़कर तो बने हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराएगा तब वह योग रूढ़ होगा। विशेष अर्थ का, जैसे कि हम कहते हैं गजानन। ठीक है, गजानन, गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, तो किस विशेष अर्थ का बोध कराया है इस शब्द ने? गणेश जी का। ठीक, गजानन। अब ये बना है लेकिन दो शब्दों से, विशेष अर्थ का बोध कराया तो ये हो गया रूढ़, लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है तो हो गया योग, इसलिए ये होगा योग रूढ़। गज प्लस आनन, गजानन, दो शब्द हो गए अलग अलग, इसलिए ये हो गया योग। और विशेष अर्थ का बोध कराया गणेश जी तो हो गया रूढ़, इसलिए इसको कहते हैं योग रूढ़। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने हों लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं तो वह होते हैं योग रूढ़। जैसे दशानन, दशानन किसको कहते हैं? रावण को। पीताम्बर, श्री कृष्ण को। ठीक, तो ये विशेष अर्थ का तो बोध करा रहे हैं लेकिन जो है दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए ये है योग रूढ़। अधिकांश इसमें जो हम देवी देवताओं के नाम होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, ये तो हो गए बनावट के आधार पर। ठीक, आगे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। मतलब जो हिंदी के शब्द हैं, हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जन्म कैसे हुआ है। उत्पत्ति मतलब जन्म, जन्म कैसे हुआ, कहाँ से जन्म हुआ है, उनका उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान क्या है। ठीक, जैसे तुम्हारा जन्म स्थान होता है, कहाँ पर जन्म हुआ, किस गांव में जन्म हुआ, किस शहर में जन्म हुआ, किस ज़िले में जन्म हुआ है, उसी तरह से शब्दों का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक, उसी के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में भी अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बिना परिवर्तन के ही जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे अग्नि, दुग्ध, रात्रि, हस्त, कर्ण, नासिका, दधि। ठीक, ये संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं।
यानी कि ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत के शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। दूसरा, यानी कि इनकी उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तित रूप हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, लेकिन संस्कृत के ऐसे शब्द जो बदल गए, जिनका रूप बदल गया, मतलब जो संस्कृत में अलग तरह से लिखे जाते हैं लेकिन हिंदी में अलग तरह से लिखे जा रहे हैं, बदल करके प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव शब्द जैसे आग, दूध, रात, हाथ, कान, नाक, दही। ठीक है, जैसे अग्नि है, अग्नि को हम लिखते हैं आग, दुग्ध को दूध, रात्रि को रात, हस्त को हाथ, कर्ण को कान, नासिका को नाक, दधी को दही। ये हो गए तद्भव शब्द जो बदल करके लिखे जाते हैं। ये कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं, पढ़ लेना इनको। आगे है देशज शब्द। स्थानीय बोलियों के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है देशज शब्द कहलाते हैं। जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है और जो हिंदी में अपने आप विकसित हुए हैं, मतलब हिंदी भाषा के अपने शब्द जिनका निर्माण हिंदी भाषा में ही हुआ है, जो ऐसे शब्द हैं वह कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे खिड़की, झाड़ू, पगड़ी, ईंट, रोड़ा, दाल, रोटी, ये हैं देशज शब्द। आगे हैं विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा। जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा के, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, स्टेशन, नर्स, इंजन, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है, लेकिन है किसके? अंग्रेजी के। और अरबी फारसी के शब्द हैं गरीब, आदमी, औरत, किताब, खूबसूरत आदि। तो ये कहलाते हैं विदेशी शब्द, जो संस्कृत भाषा को छोड़ करके इससे अतिरिक्त अन्य किसी और विदेशी, संस्कृत तो भारतीय ही भाषा है, इसके अलावा जो और दूसरी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वे सभी कहलाते हैं विदेशी शब्द। इससे आगे का जो है अब हम कल चलिए पढ़ लेते हैं आगे का भी। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाए। किसके आधार पर? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग में अलग तरह से लिखे जाएं, स्त्रीलिंग में अलग, मतलब उस पर लिंग का प्रभाव पड़ जाए, या एक वचन बहुवचन में अलग अलग तरह से लिखे जाएं, उन पर वचन का प्रभाव पड़ जाए, कारक का प्रभाव पड़ जाए, काल का, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, इनका प्रभाव पड़ जाए। मतलब इनके कारण, लिंग, वचन, काल और कारक के कारण उनमें परिवर्तन हो जाए तो कहते हैं हम उसको विकारी शब्द। जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ये होते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा कहते हैं किसी का नाम है संज्ञा, जैसे कि बालक एक संज्ञा है, तो हम बालक को बालकों, बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालकों। ठीक है, तो बदल गया, तो ये हो गया विकारी। जैसे लड़का है, इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन में लड़के, बदल गया। जो बदल जाए, और जो शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता तो उनको हम कहते हैं अविकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। संबंध बोधक संबंध बताने वाले शब्द, और विस्मय आदि बोधक आश्चर्य, घृणा आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं। जैसे कि एक शब्द है धीरे धीरे। ठीक है, ये क्रिया विशेषण होता है धीरे धीरे। क्या इसको बहुवचन में कैसे लिखोगे? धीरे धीरे। इस पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे अर्थ के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।
ठीक है। सार्थक शब्द भी होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, और निरर्थक जिनका कुछ अर्थ ना हो। ठीक, जैसे कि चाय वाय, ठीक है, दो शब्द हैं चाय वाय, चाय के साथ में वाय भी बोल देते हैं, तो चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, पानी वानी, रोटी। जैसे देखिए ये दिए हैं निरर्थक शब्द, ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये है निरर्थक शब्द। यदि हम वर्णों को उल्टा सीधा जोड़ देते हैं, जैसे शुरू में बताया था आपको, गलत क्रम में जोड़ देंगे वर्णों को, तो वे हो जाएंगे निरर्थक शब्द। इस वीडियो को आप पूरा सही से देख लें और पाठ को सही से पढ़ लें।